स्टार्ट। देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का उदाहरण बहुत जानकारीपरक है। यह हमें बताता है कि क्या बदलाव हुआ है और क्या नहीं। यह बदलाव अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। सन 1957 में अपनी स्थापना के बाद से काफ़ी समय तक DDA सर्वशक्तिमान रहा। उस दौरान दिल्ली में ज़मीन और उसके विकास पर उसका एकाधिकार था। बहुत कम समय में यह दिल्ली के लिए सोवियत शैली की विकास एजेंसी के रूप में विकसित हो गया। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि DDA ने अपने बनाए मकान बेचने के लिए चमकदार विज्ञापन जारी किए हैं। मैं इससे भी खुश हूँ कि उसे ग्राहक तलाशने के लिए जूझना पड़ रहा है, लेकिन DDA कोई 2-4 मकान बेचने का प्रयास नहीं कर रहा है। शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने गत वर्ष राज्यसभा को बताया था कि ऐसे मकानों की संख्या 40,000 से भी अधिक है। अनुमान है कि इन अनबिके मकानों की कीमत करीब 18,000 करोड़ रुपए है। यह स्थिति उन DDA फ्लैटों की है जिनके लिए एक समय लोगों को दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आवेदकों को लॉटरी से फ्लैट आवंटित होते थे। यदि आपका कोई रिश्तेदार ऊंचे पद पर हो या आप किसी खास आरक्षित वर्ग से हों तो यकीनन फ्लैट पाने में मदद मिलती थी। यहाँ खास आरक्षित वर्ग में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक शामिल थे। एक ऐसे शहर में DDA फ्लैट विशेषाधिकार और भगवान नहीं तो भी सरकार का उपहार तो अवश्य ही होते थे। जहाँ किसी को कुछ भी बनाने का अधिकार नहीं था, वहीं DDA अब खरीदार खोज रहा है। संदर्भ के लिहाज से देखें तो DDA के बिना बिके फ्लैटों का मूल्य इस एकाधिकार संपन्न सरकारी विभाग के कुल आरक्षित 9,028 करोड़ रुपए के दोगुने से अधिक है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सरकार द्वारा संचालित कारोबार का सबसे पुराना सिद्धांत यही है कि अगर आप खुद को किसी गड्ढे में पाएं तो खुदाई जारी रखें। DDA के पास 16,000 से अधिक अनबिके मकान हैं। इनमें से अधिकांश बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में हैं, जहां कोई नहीं रहता। ये मकान बिके क्यों नहीं? इसके लिए मुख्य रिहायशी इलाकों से दूर, अधिक कीमतें, मेट्रो संपर्क न होना और फ्लैटों का छोटा आकार जैसे अनेक कारण गिनाए गए हैं। सवाल यह है कि आखिर इनके लिए जगह किसने चुनी? कीमतें तय करते समय बाजार का अध्ययन
क्यों नहीं किया गया? यदि आपको लगता है कि इन फ्लैटों को बेचने में नाकाम रहने पर नए फ्लैट नहीं बनाए जाएंगे, तो आप शायद भारतीय राज्य को नहीं जानते। भारत ऐसा देश है जो 7 दशकों तक समाजवाद के खांचे में पका है। विंस्टन चर्चिल ने कोलंबस को दुनिया का पहला समाजवादी ठहराते हुए कहा था, उन्हें पता नहीं था वे कहाँ थे। यह भी पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने करदाताओं के खर्च पर अपनी यात्रा जारी रखी। शायद यही वजह है कि 2022-23 में डीडीए ने 23,955 नए फ्लैट बना दिए, जबकि पहले के 16,000 फ्लैट्स ही नहीं बिके थे। इसके पीछे उसकी रणनीति अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विविधता लाने की है। यही वजह है कि नई दिल्ली के मध्यवर्गीय इलाके द्वारका में 14 पेंट हाउस बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 5 करोड़ रुपए है। कल्पना करें कि आपकी सरकार अभी भी ब्रांडेड कोक पेय, ब्रेड, स्कूटर, टेलीविज़न आदि कंप्यूटर बना रही होती, तो क्या आप उन्हें खरीदते? शायद नहीं। हम ऐसा ही सफ़र तय करते हुए आगे बढ़े हैं। जब जॉन फर्नांडिस ने कोक पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब हमने 777 कोला बनाया था। हमने मॉडर्न ब्रेड बनाई थी, जिसे बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया गया। सरकारी कंपनियों ने स्कूटर्स भी बनाए। विजय स्कूटर तो उत्तर भारत का जाना पहचाना ब्रांड बन गया था। इन स्कूटरों के लिए भी लोगों को 1-2 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जबकि बजाज स्कूटर के लिए 13 सालों तक की प्रतीक्षा सूची रहती थी। यहाँ भी आपको राहत मिल सकती थी, बशर्ते आपका कोई रिश्तेदार बड़े पद हो या आपको कोई खास आरक्षण हासिल हो। अच्छी खबर है कि निजी क्षेत्र ये सारे उत्पाद बनाने लगा और सरकार बाजार से हट गई। यह सुधारों के 3 दशक का परिणाम है। दिल्ली में अगर सरकार अभी भी आवास निर्माण में लगी है, तो इसकी वजह ज़मीन का स्वामित्व और नियंत्रण है। दिल्ली और नई दिल्ली का विकास हो चुका है। इसने असमानता का संस्थानीकरण किया है। इसकी जड़ें नेहरू इंदिरा युग के छद्म समाजवादी ढांचे में निहित हैं। लुटियन की दिल्ली को अंग्रेज़ों ने कुछ गाँवों, खासकर पुरानी दिल्ली के दक्षिण में स्थित गाँवों पर बसाया था। इनमें रायसीना और मालचा प्रमुख गाँव थे। गाँव वालों को मुआवजे में कुछ नहीं दिया गया। ब्रिटिशों के बाद सत्ता संभालने वाले शासकों ने
यह सिलसिला जारी रखा। उन्होंने रायसीना पहाड़ी के दक्षिण में ज़मीन अधिग्रहण और विस्तार जारी रखा। कुछ गांवों पर तो पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था, जैसे आज का मुनीर का स्टॉप।